जरा सोचिए, भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐसी घटना घटती है जो न्यायपालिका की सुरक्षा और ताकत से जुड़ी हमारी सारी धारणाओं को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। आज के इस विश्लेषण में हम उस एक दिन की बात करने वाले हैं जिसने पुलिस और न्यायपालिका के आपसी संबंधों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या पुलिस एक मौजूदा जज को गिरफ्तार कर सकती है? हम तो अक्सर यही मानते हैं ना कि जज साहब के पास असीमित अधिकार होते हैं और पुलिस बस उनके आदेशों का पालन करती है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर कानून के रक्षक ही एक मैजिस्ट्रेट के खिलाफ खड़े हो जाएं? आज हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक और सच कहूं तो बेहद विस्फोटक टकराव की कहानी को समझेंगे जिसने इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट दिया। और इसी भारी टकराव से जन्म हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का। साल था 1991। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक केस का आधिकारिक नाम है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। देखिए, ये कोई रोजमर्रा का मामला नहीं था। ये एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि पुलिस और जांच एजेंसियों को न्यायपालिका के साथ आखिर किस तरह से पेश आना चाहिए। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत पर चलते हैं, जो गुजरात के एक छोटे से शहर नडियाद से शुरू होती है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक विवाद बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें दो सरकारी अधिकारियों के बीच शुरू हुए एक बहुत ही कड़वे नौकरशाही युद्ध में थी, जो देखते ही देखते पूरे देश के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया। यहां पर जो बुनियादी टकराव था वो इन दो मुख्य किरदारों के अधिकारों और ईगो के बीच का था। एक तरफ थे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एनएल पटेल, जिन्हें समन और वारंट तामील करवाने के लिए जाहिर तौर पर पुलिस की जरूरत होती है, और दूसरी तरफ थे पुलिस इंस्पेक्टर एसआर शर्मा। अब हुआ ये कि मजिस्ट्रेट साहब इस बात से काफी खफा रहते थे कि इंस्पेक्टर शर्मा और उनके कांस्टेबल अदालत के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बस यहीं से आपसी नाराजगी और इस बड़े टकराव की नींव पड़नी शुरू हो गई। अब फिर ये विवाद बहुत तेजी से एक दूसरे से बदला लेने की होड़ में बदल गया। मतलब शुरुआत में मजिस्ट्रेट पटेल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इंस्पेक्टर शर्मा की शिकायत कर दी। इसके जवाब में इंस्पेक्टर ने क्या किया? उन्होंने अदालत में मदद करने वाले अपने सभी पुलिस कांस्टेबलों को ही वापस बुला लिए, जिससे कोर्ट का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्टर के खिलाफ सीधे एक आपराधिक मामला ही दर्ज कर दिया, और फिर पलटवार करते हुए इंस्पेक्टर ने सीधे हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत भेज दी, बिल्कुल एक फिल्मी ड्रामे की तरह। इस भयंकर तनाव और खींचतान के बीच कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। अब तक जो इंस्पेक्टर शर्मा बिल्कुल शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए थे, वो एक दिन अचानक शांति और समझौते का प्रस्ताव लेकर सीधे मजिस्ट्रेट साहब के चैम्बर में पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर ने वहां बहुत ही चतुराई से एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अदालत का कीमती समय बचाने के लिए क्यों ना मजिस्ट्रेट साहब शाम को घर लौटते समय सीधे पुलिस स्टेशन आ जाएं और वहीं फाइलों की जांच कर लें। सुनने में तो ये प्रस्ताव एक बहुत ही सुलझा हुआ और सहयोगात्मक कदम लग रहा था, है ना? और शायद इसीलिए मजिस्ट्रेट पटेल भी इस बात के लिए राजी हो गए। और अब आता है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। रात के ठीक 8 बज रहे थे जब एक पुलिस की जीप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लेने उनके घर पहुंचती है। मजिस्ट्रेट उस जीप में बैठते हैं और पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। सच कहूं तो यही वो पल था जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पुलिस स्टेशन के अंदर उस रात असल में क्या हुआ, ये आज भी एक बहुत बड़ा विवाद है। याद रखिए, उस समय थानों में सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं थे, इसलिए सच्चाई क्या है ये समझने के लिए हमें पूरी तरह से निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों के बयानों को देखना होगा, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों के दावों में जमीन आसमान का अंतर था। मजिस्ट्रेट का कहना था कि स्टेशन पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया गया, रस्सियों से बांधा गया, बुरी तरह पीटा गया और तो और जबरन शराब तक पिलाई गई। लेकिन रुकिए, इसके बिल्कुल उलट पुलिस का अपना बचाव था। उनका दावा था कि मजिस्ट्रेट पहले से ही शराब के नशे में धुत होकर थाने पहुंचे थे। आते ही उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और इतने हिंसक हो गए कि उन्होंने एक ग्लास भी फेंक कर मारा। और फिर बात आई मेडिकल टेस्ट की। मजिस्ट्रेट का यह दावा था कि पुलिस ने मीडिया के सामने उन्हें शराबी साबित करने के लिए जानबूझकर जबरदन उनका मेडिकल चेकअप करवाया, जबकि पुलिस का कहना था कि मजिस्ट्रेट के हिंसक व्यवहार की वजह से और खुद उनकी सहमति के बाद ही मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसमें उनके नशे में होने की पुष्टि भी हुई थी। खैर, उस विवादित रात के बाद जब अगली सुबह हुई तो यह मामला केवल 2 अधिकारियों के बीच का आपसी झगड़ा नहीं रह गया था।
ये रातों रात एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा घोटाला बन चुका था। अगले दिन देश भर के अखबारों के पहले पन्नों पर जो तस्वीर छपी उसने सबको स्तब्ध कर दिया। एक पीठासीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक आम अपराधी की तरह रस्सियों से बंधे हुए दिखाया गया था। मीडिया के कैमरे एकदम से वहां कैसे पहुंचे ये आज तक एक रहस्य ही है, लेकिन इस एक तस्वीर ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था। गुजरात से आई इस चौंकाने वाली तस्वीर को देखकर देश भर की न्यायपालिका में भयंकर रोष फैल गया। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ने बिना देर किए तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी स्पष्ट मांग थी कि इस मामले में तुरंत उच्च स्तरीय हस्तक्षेप किया जाए। और फिर हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप। पूरे देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि न्यायाधीशों को बिना किसी डर या दबाव के काम करना है तो उनके लिए बेहद कड़े सुरक्षा उपाय लागू होने ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सख्ती से परिभाषित किया कि यदि कभी नौबत आ भी जाए तो एक न्यायिक अधिकारी को केवल औपचारिक गिरफ्तारी यानी फॉर्मल अरेस्ट के तहत ही हिरासत में लिया जा सकता है, और ये भी केवल तब जब कोई तत्काल अपराध होने से रोकना बिल्कुल अनिवार्य हो जाए। इसके अलावा इस दौरान जज साहब को उनके कैबिन में ही रखा जाएगा तब तक जब तक कि उच्च न्यायालय से कोई अगला आदेश ना आ जाए। इसके साथ ही गिरफ्तारी के किसी भी प्रयास से पहले पुलिस के लिए अब सख्त नियम बना दिए गए। सबसे पहले जिला न्यायाधीश को सूचित करना होगा, फिर हाईकोर्ट को बताना होगा और पुलिस को कोई भी कदम उठाने से पहले उनके स्पष्ट आदेशों की प्रतीक्षा करनी होगी। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी अब सीधे जाकर किसी जज को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और मान लीजिए यदि किसी बेहद आपातकालीन स्थिति में गिरफ्तारी करनी पड़ जाए तो तत्काल सूचना प्रोटोकॉल लागू होता है। इसके तहत जिला न्यायाधीश और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है, और वो भी गिरफ्तारी के विस्तृत कारणों के साथ। ये नियम इसलिए बना ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उच्च न्यायपालिका को हर एक कदम की पूरी जानकारी हो। इसके अलावा पुलिस पर कुछ पूर्ण भौतिक सीमाएं भी लगा दी गईं। न्यायिक पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह बिल्कुल साफ कर दिया गया कि किसी भी जज को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, उन्हें किसी भी हालत में रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता और उनके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक बल या अपमानजनक व्यवहार तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नडियाद मामले में जिन कथित ज्यादतियों का आरोप लगा था ना, उन्हें भविष्य में रोकने के लिए ये विशेष नियम बनाए गए, जैसे कि किसी भी जज को अनावश्यक रूप से पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा सकता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी कानूनी वकील की उपस्थिति के बिना ना तो जज का कोई बयान दर्ज किया जाएगा और ना ही कोई मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नडियाद के उस छोटे से शहर में हुए दो अधिकारियों के एक अजीब से आपसी विवाद ने कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियमों को जन्म दे दिया जो आज तक पूरे देश में न्यायिक अधिकारियों की रक्षा कर रहे हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी न्यायपालिका बिना किसी दबाव या डर के स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। लेकिन आज भी 1991 की उस रात का सच एक बहुत बड़ा रहस्य है। बिना कैमरों वाले उस पुलिस स्टेशन के कमरे में असल में क्या हुआ था? क्या मजिस्ट्रेट सच बोल रहे थे या फिर पुलिस? इस सवाल का सटीक जवाब शायद ही कभी सामने आए, लेकिन इस एक रात ने भारतीय न्यायपालिका को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस विश्लेषण के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और ज्ञान से जुड़े रहें।